दोस्तों, मुंबई शहर से चलने वाली एक ट्रेन जब उड़ीसा के लिए निकलती है तो इसी ट्रेन के अंदर एक लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। दोनों पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन इस दोस्ती का अंत इतना भयावह होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई शहर की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है कुर्ला, जहां पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बात कर रहा हूं मैं 19 नवंबर 2023 की सुबह सुबह। दरअसल इसी मेट्रो कंस्ट्रक्शन पे जब सुबह सुबह मजदूर काम करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लवारिस सूटकेस पड़ा हुआ है, जो देखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा था। इसीलिए कोई भी मजदूर उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाता है, बल्कि बड़ी समझदारी से कदम उठाते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचती तो है, लेकिन पुलिस भी उस सूटकेस को देख करके डर जाती है और खुद पुलिस भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद उस सूटकेस के अंदर कोई बम होगा। इसीलिए पुलिस इस बात की जानकारी अब बम स्क्वाड टीम को देती है और बम स्क्वाड टीम जब वहां पे पहुंचती है तो काफ़ी सेफ्टी से उस सूटकेस को ओपन करती है। लेकिन पुलिस जब उस सूटकेस को ओपन करती है तो मालूम चलता है कि उस सूटकेस के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की के शरीर पे कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन उसके गले पे लगे हुए निशान को देख करके साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। पर पुलिस को वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे उस डेड बॉडी की पहचान हो सके। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो देती है, लेकिन पुलिस के लिए भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो जाता है, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले उस डेड बॉडी की शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो खींच करके एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट तो करती है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर देती है। पर जैसे ही 4 घंटे का समय गुजरता है, एक महिला रोते बिलखती कुर्ले पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बहन है, जिसका नाम है प्रतिमा पवाल। दरअसल वो महिला रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरी बहन धारावी इलाके में अपने पति मनोज के साथ रहती थी और हाउसकीपिंग का काम करती थी। जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब उस महिला के ही तहरीर पे प्रतिमा के घर धारावी में जाती है। लेकिन पुलिस जब उसके पति मनोज से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि उसके घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस जब प्रतिमा के पति मनोज के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो एक पड़ोसी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, आज ही सुबह के करीब 11 बजे के आसपास मनोज सूटकेस लेकर के अपने घर के लिए निकला है। जाते वक्त बता रहा था कि उसकी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हालांकि पुलिस जब पड़ोसी से सवाल करती है कि मनोज कहाँ का रहने वाला है, तो इस पर पड़ोसी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं जानता हूँ, पर इतना ज़रूर मुझे मालूम है कि वो उड़ीसा का रहने वाला है। हालांकि पड़ोसी जब कहता है कि मनोज सुबह के करीब 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला है, पुलिस को भी लगता है कि शायद मनोज जरूर रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए गया होगा। इसीलिए पुलिस अब मनोज को ढूंढते हुए अपनी टीम के साथ लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन पर जाती है और जब वहां पे एक व्यक्ति को देखती है, पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो व्यक्ति भी जब पुलिस वालों को देखता है तो देखने के बाद वहां से भागने लगता है। इसीलिए पुलिस दौड़ करके उसे पकड़ लेती है और जब उससे उसका नाम पूछती है तो मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मनोज ही था। पुलिस मनोज को गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है और जब उसकी पत्नी प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो मनोज भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, प्रतिमा मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था। मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी कुछ देर तक मनोज की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले, साल 2020 में। दरअसल साल 2020 में जब लॉकडाउन आ जाता है, हर आदमी जो रोजी रोजगार के तलाश में अपने घर को छोड़ करके दूसरे शहर में गया था, बुरी तरीके से फंस जाता है।
साल 2020 में जब लॉकडाउन लग जाता है, सारा काम धंधा जब बंद हो जाता है, आखिरकार प्रतिमा भी अपने घर उड़ीसा आने के लिए मुंबई से ट्रेन पकड़ लेती है। लेकिन ट्रेन में सवार होकर जब अपने घर के लिए निकलती है तो उसके सामने ही सीट पे मनोज भी बैठा हुआ था। दरअसल मनोज भी जो मूल रूप से उड़ीसा प्रदेश का ही रहने वाला है। ट्रेन के अंदर आमने सामने जब दोनों बैठते हैं, जब ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है, आखिरकार एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत करते हुए दोनों को मालूम चल जाता है कि प्रतिमा और मनोज दोनों एक ही जाति समुदाय के नहीं हैं, बल्कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं। इसलिए जब दोनों बातचीत करते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और फिर अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। प्रतिमा जब अपने घर पे पहुंच जाती है, उसके बाद से अक्सर मनोज के नंबर पे फ़ोन करने लगती है और बातचीत करते करते आखिरकार मनोज और प्रतिमा के बीच में प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाता है। चूँकि ये लॉकडाउन का सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है, इसीलिए प्रतिमा 2 साल तक अपने घर पे ही रहती है। और जब साल 2022 में लॉकडाउन खत्म हो जाता है, आखिरकार प्रतिमा फिर से मुंबई आ जाती है और धारावी वाले अपने कमरे में रह करके हाउसकीपिंग का काम करने लगती है। लेकिन प्रतिमा जब वापस फिर से मुंबई में आती है, मुंबई से ही मनोज के नंबर पे फ़ोन करती है और जब मनोज का हाल चाल लेती है तो मनोज कहता है कि अभी मैं गांव में ही पड़ा हूं, लेकिन गांव में भी कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। इसीलिए प्रतिमा उसे सुझाव देते हुए कहती है कि एक काम करो, तुम ही मुंबई में आ जाओ। मुंबई में जब उसे बुलाती है तो मनोज उसे सवाल करते हुए कहता है कि मैं मुंबई में आ तो जाऊँगा, पर मैं रहूँगा कहाँ पर। इस पर प्रतिमा उसे जवाब देते हुए कहती है कि रहने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि तुम मेरे ही पास रह लेना और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। अपने पास रहने की जब इजाज़त दे देती है, उसके बाद से मनोज अगले ही दिन ट्रेन पकड़ लेता है और मुंबई प्रतिमा के पास पहुंच जाता है। हालांकि प्रतिमा के पास जब पहुंचता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो थे, लेकिन शादी नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, मनोज को भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। दरअसल दोनों जब लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं तो प्रतिमा भी अपना सब कुछ मनोज के हवाले कर देती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, दोनों अपनी अपनी नौकरी से ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, लेकिन मनोज जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है। दरअसल मनोज ना तो प्रतिमा के ऊपर कोई पैसा खर्च करता है और ना ही खाने पीने के लिए भी पैसा देता है। हालांकि कुछ दिन तक प्रतिमा तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन प्रतिमा के पास भी जब पैसों की कमी हो जाती है, एक दिन प्रतिमा जब मनोज से पैसा मांगती है, मनोज उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से प्रतिमा भी गुस्से में आ जाती है। दरअसल प्रतिमा अब मनोज को समझाते हुए कहती है कि जब तुम्हारा अभी ये स्थिति है तो शादी के बाद तुम मेरा खर्चा कैसे उठाओगे। हालांकि इतना समझाने के बावजूद भी मनोज उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। हालांकि बात इतनी भी आगे नहीं बढ़ती है कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, प्रतिमा जब किसी से फ़ोन पर बातचीत करने लगती है और मनोज को शक हो जाता है कि शायद प्रतिमा का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। इस बारे में मनोज जब प्रतिमा से सवाल करता है तो प्रतिमा भी उसे सही तरीके से जवाब नहीं देती है। दरअसल प्रतिमा मनोज से कहती है कि जब तुम मेरा खर्च उठा ही नहीं रहे हो तो आखिरकार तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाला कि मैं किससे बातचीत करती हूँ और कहाँ बातचीत करती हूँ। लेकिन प्रतिमा जब इस तरह की बात कहती है, मनोज को काफ़ी बुरा लगता है। मनोज प्रतिमा से प्यार तो करता था, लेकिन इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि उसके रहते हुए प्रतिमा किसी और से बातचीत करे, जिसकी वजह से मनोज के दिमाग में इस प्रकार से शक पैदा हो जाता है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि प्रतिमा का किसी के साथ में चक्कर नहीं चल रहा है। हालांकि मनोज के दिमाग में जब शक पैदा हो जाता है, उसके बाद से जैसे जैसे समय गुजरता है, समय के अनुसार मनोज भी चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। प्रतिमा जब बार बार मनोज से पैसा मांगती है, मनोज भी गुस्से में आकर उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन 18 नवंबर 2023 को रात्रि के वक्त जब मनोज अपने घर पे पहुंचता है और प्रतिमा जब उसे खर्चे के लिए पैसे मांगती है, मनोज जब उसे पैसे देने से इनकार कर देता है, दोनों के बीच में काफ़ी जोरदार की टक्कर होती है, जिसकी वजह से मनोज इतना काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही प्रतिमा को एक जोरदार का थप्पड़ लगा देता है। हालांकि प्रतिमा को जब थप्पड़ मारता है, प्रतिमा भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उल्टा जवाब मनोज को भी दे देती है। लेकिन मनोज को जैसे थप्पड़ मारती है, अब मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। दरअसल उस वक्त रात्रि के लगभग 10 बज चुका था। मनोज इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही प्रतिमा जो अपने गले में चुन्नी लगाई थी
उसी चुन्नी को लपेट करके इतना काफ़ी जोर से खींचता है कि आखिरकार प्रतिमा की सांसें रुक जाती है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन प्रतिमा की जब मौत हो जाती है उसके बाद से अब मनोज का भी दिमाग काम नहीं करता है। दरअसल मनोज को अब ये डर सताने लगता है कि पुलिस उसे पकड़ेगी और उसे जेल जाना पड़ेगा। काफ़ी देर तक प्रतिमा की डेड बॉडी के पास बैठ करके सोचते रहता है कि आखिरकार उसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाए। तभी उसकी नज़र घर में रखे हुए एक सूटकेस पे जाता है। जब उस सूटकेस को देखता है उसे उठा करके अपने पास लेकर के आता है और उस सूटकेस में जितना भी सामान पड़ा हुआ था सबको निकाल देता है। उसके बाद से प्रतिमा के भी शरीर से सारे कपड़े उतार देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को कैसे भी करके उस सूटकेस में पैक कर देता है और रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास उस सूटकेस को लेकर के अपने घर से बाहर निकलता है और एक ऑटो बुक करता है। हालांकि उस ऑटो पे बैठ तो जाता है लेकिन मनोज को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उस सूटकेस को ठिकाने कहाँ पे लगाए। लगभग 2 घंटे तक उस ऑटो को लेकर के जहाँ तहाँ घूमता है। ऑटो चालक भी बीच बीच में मनोज से कई बार सवाल करता है कि साहब आपको जाना कहाँ पर है, पर मनोज उसे कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन ऑटो चालक जब अपनी गाड़ी को लेकर के कुर्ला इलाके में जाता है आखिरकार मनोज को उतार देता है। मनोज उससे पैसे दे देता है। ऑटो चालक वहाँ से चला तो जाता है लेकिन उसके बाद से मनोज अब उस सूटकेस को लेकर के जहाँ तहाँ घूमने लगता है और आखिरकार घूमते घूमते मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता है जहाँ पे लगभग काम बंद हो चुका था और वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है। सुनसान जगह को जब देखता है आखिरकार मनोज उस सूटकेस को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे छोड़ करके वापस फिर से प्रतिमा के घर पे आ जाता है और आने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। दरअसल इतनी गहरी नींद में सोता है कि जब उसकी आंखें खुलती है तो सुबह का लगभग 10 बज चुका था। जब घड़ी में सुबह का 10 बजे का टाइम देखता है एकदम से घबरा जाता है। अपने सारे सामान को पैक करने के बाद करीब 11 बजे के आसपास घर से बाहर निकलता है। दरवाजे पे ताला लगा करके सीधे रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। दरअसल मनोज जो अपने घर जाना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन पकड़ करके वापस अपने घर जा पाता पुलिस रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और वहां से मनोज को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है उसके बाद से पुलिस जिला अदालत में पेश करती है जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है विजय प्रजापति। विजय प्रजापति जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मंटू कुमार शाह। मंटू कुमार शाह जो जिला खगड़िया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं नितेश पासवान। नितेश पासवान जो बोधगो झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं दिवाकर पाल सिंह। दिवाकर पाल सिंह जो बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।